अरे बिल्कुल हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सुझाव दिए। ये सुझाव आप पहले ही दे देते जब आपकी सरकार थी, शायद कुछ बदल जाता, कुछ अच्छा हो जाता, प्रदेश की जनता को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, ये वित्तीय स्थिति नहीं होती जो हमको मिली है। अब वो तो हो सकता है शायद ही। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बजट का मात्र विरोध करने वाले सदस्यों के लिए भी मैं कहना चाहूँगी, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करती हूँ। हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स तथा विकसित राजस्थान एट 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा बजट को सभी वर्गों क्षेत्रों के लिए समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं संगठनों को सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1,67,000 से अधिक सुझाव हमको प्राप्त हुए। साथ ही हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। बहुत आवश्यक है। आप बार बार कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे, हम करवाएंगे। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह से प्रयास ही नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे। जो घोषणाएं की है, वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। और जिसका भी शिलान्यास होगा कार्य का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, ये सरकार वो करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4,95,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1,04,611 करोड़ रुपए अधिक है। चर्चा के दौरान राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट घोषणाएं जैसा मैंने कहा किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिंता व्यक्त की है। और वो चिंता तो बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ खजाना खाली करके चले गए। लेकिन मैंने जैसे कहा, वित्तीय प्रबंधन पूर्ण रूप से होगा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अंतर्गत मेरे द्वारा इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है। मैं यहाँ पुनः याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे द्वारा यह त्वरित गति, जो कि 2 महीने से अधिक चुनावी आचार संहिता में, क्योंकि आचार संहिता थी और 2 महीने आचार संहिता में गए, उसके बावजूद भी ये गति हमने सुनिश्चित की है। हम इसी प्रकार आगे भी पूर्ण तत्परता से निरंतर कार्य करते रहेंगे। राजाखेड़ा, रानीवाड़ा, डूंगरपुर व लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की फिस्कल पोजीशन जैसे आउटस्टैंडिंग लोन, फिस्कल डिफिसिट, कैपिटल आउटले, गवर्नमेंट गारंटी आदि के मुद्दों पर
सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। इस संबंध में मैं राज्य के फिस्कल पोजीशन के इन बिंदुओं पर वास्तविक स्थिति का विवरण भी सदन में प्रस्तुत करूंगी। साथ ही हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहित बोरा जी ने यह भी बिंदु उठाया कि केंद्र के बजट का इंतजार क्यों नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये माननीय सदस्य काफ़ी विद्वान हैं और मैं समझती हूँ कि संविधान के लेखानुदान के प्राविधान से वाकिफ़ होंगे, फिर भी मैं उन्हें ये याद दिला देती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा 8 फरवरी 2024 को लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4 माह तक के खर्चे की अनुमति ली थी, जो 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो रही थी। अर्थात 1 अगस्त 2024 से वर्ष की शेष अवधि के लिए खर्चे की अनुमति विकास कार्यों के लिए ली जानी आवश्यक थी। मान्य सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके लेखानुदान में राज्यों को विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं, केंद्रीय करों में हिस्सा राशि इत्यादि के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के दर्शाए गए हैं। उस आधार पर ही इन आंकड़ों को राज्य के परिवर्तित बजट में शामिल किया है। अब तो माननीय सदस्यों को उनके प्रश्न का उत्तर भली भांति मिल गया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि गत सरकार में अपनी वरिष्ठता के कारण संसदीय कार्य को संभालने वाले कोटा उत्तर से आने वाले मान्य विधायक इस मान्य सदन में प्रश्नों के उत्तर सहित विधायी कार्य के संबंध में सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकारियों एवं दायित्वों के ऊपर बेमतलब की टिप्पणी करके अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बार अधिकारियों पे और सब पे बिना किसी वजह के झूठ, हाँ उससे उनकी शायद इनएक्सपीरियंस दिखता है, झूठ कहने लगे, सच से बचने लगे, हौसले मिट गए, तजर्बा रह गया। राजाखेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य द्वारा इस चर्चा में बहुत समय तक केंद्र सरकार पर टिप्पणी की जाती है। बहुत बार उन्होंने केंद्र सरकार की बातें कही, ना केवल उन्होंने, वैसे बहुतों ने कही, पर विशेषकर उन्होंने कही। प्रदेश की जनता की बात करने की बजाय केंद्र सरकार पे ही चर्चा की। इससे ऐसा लगता है कि शायद इनको सांसद बनना था। मेरा विनम्र आग्रह है कि बजाय केंद्र पर बेमतलब टिप्पणी के स्थान पर आप प्रदेश से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं आपके आगे से, ध्यान रखो। बोलिए। माननीय सदस्य द्वारा ये बिंदु भी उठाया गया कि केंद्र सरकार से जो CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा CRF, PMGSY इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया। उन्होंने टिप्पणी कर ये जानकारी चाहिए कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से ये पूछना चाहूँगी कि केंद्र में हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार CSS संबंधी घोषणाएं नहीं करती थी? हमारी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से समर्पित है। माननीय सदस्यों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सदैव ही केंद्र सरकार से विभिन्न केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं अथवा जो राशि संचित निधि के माध्यम से आती है, वह राज्य के आय व्यय अनुमानों में सम्मिलित रहती है। हमारे रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा ये टिप्पणी की कि ये बजट चुनावी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि इनके बजट ज़रूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं,
परंतु अंतिम वर्ष में चुनावों को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोटों पर राजनीति से प्रेरित होकर आमजन को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया। हमने तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर ये कार्य किया है, बजट बनाया है। एक लॉन्ग टर्म बजट है ये, सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये 5 साल का बजट है, ये विकसित राजस्थान का बजट है, 2047 के राजस्थान का बजट है, एक विजनरी बजट है। और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर ये इतना अच्छा बजट बनाया, जिसका पूरा लाभ प्रदेश की जनता को हमारे इसी कार्यकाल में मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे इसी कार्यकाल में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी, सिर्फ घोषणाएं नहीं जो आपने की। अब मैं फिस्कल स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूँगी। डेट एंड अदर लायबिलिटीज, ऋण एवं अन्य उत्तरदायित्व। गत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई रैशनल एवं थोथी बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडक्टिव व्यय के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्व हमारी गत सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017-18 के दुगने से अधिक बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के प्रथम 6 से अधिक दशकों में लिए गए ऋण से भी अधिक ऋण केवल 5 वर्ष में ही ले लिया। सोचिए तो सही। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य को डेब्ट के भंवर में फंसा दिया। क्या करें, बिल्कुल अच्छा नहीं, प्रदेश की जनता के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवत गीता तथा रैदास जी के कर्म प्रधान निष्काम कर्म की अवधारणा को आत्मसात करने वाली हमारी सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33.77% था, वहीं चारवाक को अपना आदर्श मानकर ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो की सोच एवं 5 सितारा होटल के बंद कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशियो 37.34% तक पहुंचा दिया। अब वो होटल रूम्स के होटल का खर्चा तो देना ही था ना, महीनों तक बंद। कोरोना से जूझ रही थी, कोविड से जूझ रही थी राजस्थान की जनता और आप होटलों में बंद थे। क्या करें, अब सरकार को तो बचाना जरूरी था ना आपके लिए। हमारे द्वारा अपने प्रथम पूर्ण बजट में ही डेट टू जीएसडीपी रेशियो में कमी करते हुए इसे 35.97% तक सीमित रखने का प्रयास किया है तथा हम इसी पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे अत्यधिक अचरज हुआ कि जिस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री में संवादहीनता हो, बात ही नहीं करते हो, उप मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़े, उस पार्टी के अग्रणी नेता लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय विधायक हमारी सरकार में संवाद की स्थिति तथा कोऑर्डिनेशन को लेकर झूठी चिंता व्यक्त करते हैं। आप हमारी चिंता ना करें, आप तो अभी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो अभी भी सब लोग वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें अपने काम पे छोड़ें, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। उन्हें अभी से ही हमारी इस डबल इंजन की सरकार में राज्य एवं केंद्र के
अच्छे रिश्ते, आपको तो इससे भी समस्या हो रही है कि अब इनको तो कोई समस्या होगी नहीं, ये तो सारे ही वित्तीय संसाधन केंद्र से भी ले आएंगे, वहाँ से भी इनको बहुत सहयोग मिलेगा। तो आपकी चिंता समझ में आती है, बिल्कुल है, सही है। आप लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर बहुत संघर्ष किया, अब क्या करें। हम लोग तो काम करने आए हैं, राजस्थान की जनता ने अवसर दिया। उन सहित विपक्ष के सभी मान्य विधायकगण से अनुरोध व अपेक्षा करूंगी कि वे ऐसी निर्थक बातों में समय जाया ना करें, प्रदेश की जनता के कल्याण में हमारा सहयोग करने का प्रयास करें। अभी तो उन्हें लोकतंत्र में कई सालों तक जनता विपक्ष की ही भूमिका देने वाली है। बहुत सालों तक आप लोग तो अब इसी की आदत डाल लीजिए, विपक्ष में बैठने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को भी कर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कहना चाहूँगी कि ज्ञान के प्रकाश में सत्य की राह पर धर्म की ध्वजा लिए कर्म का संकल्प लो। जीवन के संग्राम में इच्छाओं का दाह कर दृढ़ता का ढोल के लिए कर्म का संकल्प लो। आप अपनी बात कीजिए ना, आपने क्या किया 5 साल? काश ये सारी बातें, चिंताएं जो आपने बहुत आपके सबके डिबेट में आप लोगों ने अपनी चिंताएं रखी, वही चिंताएं आप जब आपकी सरकार थी तब रखते तो वो सुझाव देते, है ना। तब मानने वाला भी कोई नहीं था और सुनने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था, क्या करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ऑटोमेशन के साथ ही फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था प्रारंभ किए जाने से ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि होनी सुनिश्चित है। विपक्ष के मान्य सदस्यों ने राज्य में जीएसटी संग्रहण के बारे में भी संशय व्यक्त किया है। जैसे कि सर्वविदित है कि जीएसटी एक कर प्रणाली पर आधारित इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। प्रारंभिक वर्षों में केंद्र द्वारा राज्य में राजस्व वृद्धि 14% से कम होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति भी की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में संपूर्ण देश के साथ ही हमारे विशेष प्रयासों से राज्य में भी जीएसटी का